वेलकम टू घटना सूत्र एंड आई एम दृष्टि जैन। और कल जैसे हमने कि करंट अफेयर्स पढ़ा था वैसे ही हम आज भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और शाम को उसके क्वेश्चंस देखेंगे बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो आज का पहला टॉपिक है प्रीलिम्स वाला। सबसे फर्स्ट है एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज क्रिमिनल एंड अनजस्टिफाइएबल। ये किसने बोला है? रक्षा मंत्री ने बोला है एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में। ठीक है, तो अभी एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते जा रही हूँ। 26 जून 2025 को हुई है चाइना में, जहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर अपने राजनाथ सिंह जी गए थे और उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड एफर्ट्स आर नीडेड टू काउंटर टेररिज्म, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोलिफरेशन। कल हमने पढ़ा था, याद है आप सभी को, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का क्वेश्चन शाम को मेंस वाला। और बोला है कि हमको ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की रीजनल कोऑपरेशन फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। ही अंडरस्कोर्ड इंडियाज़ प्रोएक्टिव डिफेंस पोस्चर। उन्होंने बोला है कि इंडिया का डिफेंस पोस्चर प्रोएक्टिव है, साइटिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो उन्होंने कौन सा ऑपरेशन का एग्जाम्पल दिया? ऑपरेशन सिंदूर। अब इसमें हम की हाईलाइट्स देखते हैं कि ब्रॉडर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मेजर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। दूसरा है महासागर, जैसे कि अपन को सागर पता है उसी से आगे आया है महासागर। महासागर इज म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्सेस अक्रॉस रीजन्स वर हाईलाइटेड एज इंडिया स्ट्रैटेजिक मेरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। दूसरा कि एससीओ का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उन्होंने हाईलाइट किया। तो एससीओ रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। कितना? 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब हम ये इंटरनेशनल रिलेशन से एसोसिएटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे और लीगल प्रोविजंस। तो सबसे पहले आर्टिकल 51 क्लॉज सी। तो उसमें बोला है एडवोकेट्स फॉर इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 355, जिसमें बोला है मैंडेट्स द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो कौन कौन से? आर्टिकल 51 और आर्टिकल 355। अब की फैक्ट्स पढ़ेंगे हम एससीओ के बारे में कि एससीओ कब बना था? 2001 में बना था। रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी स्फेयर्स में काम करती है अमंग द यूरेशियन नेशंस। ठीक है, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में है। और इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ईरान अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है। ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से? ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। इंडिया और पाकिस्तान कब बने मेंबर्स? 2017 में बने। फिर एससीओ का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रेड्स बोलते हैं जिसको, जो 2004 में सेटअप हुआ था और ये 2002 के एग्रीमेंट पे बेस्ड है। और एससीओ का परमानेंट इंस्टीट्यूशन है फॉर कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अनमैरिड एडल्ट्स विदाउट पेरेंट्स टू बी कंसिडर्ड एज सेपरेट हाउस होल्ड्स अंडर पीएम आवास योजना ग्रामीण। तो क्या बोल रहा है कि जो अनमैरिड एडल्ट्स हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको सेपरेट हाउस होल्ड्स कंसिडर किया जाएगा पीएम आवास योजना के लिए ग्रामीण के अंदर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिवाइज करी है गाइडलाइंस पीएम आवास योजना ग्रामीण की, जो अबव प्रोविजन दिया है उसके लिए। अब इसके की हाईलाइट्स क्या है कि जो रिवाइज रूल है ये एक्सपेक्टेड है टू बेनिफिट ओवर 1 करोड़ डिप्राइव्ड फैमिलीज। इनकम लिमिट इसकी सेटअप की गई है विद अ मंथली इनकम अबव 15,000 विल नॉट क्वालिफाई फॉर द स्कीम। तो यदि 15,000 से ज़्यादा है जिनकी मंथली इनकम, वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। फिर पीएम आवास योजना ग्रामीण 2016 में लॉन्च हुई थी टू अचीव द गोल ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2024। बेनिफिशियरी सिलेक्शन इज डन। अब बेनिफिशियरी कैसे सेलेक्ट करते हैं? एससीसी डाटा के हिसाब से करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस एंड कन्फर्म्ड बाय ग्राम सभा। तो कन्फर्म कौन करती है? ग्राम सभा। अब लीगल प्रोविजंस देखते हैं अपन इसमें। तो आर्टिकल 21 है जो राइट टू शेल्टर रिकॉग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल राइट टू लाइफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है। इसी में आर्टिकल 38 है जो 38 बोलता है वेलफेयर सपोर्ट थ्रू डीपीएसपी। मतलब ये डीपीएसपी का प्रोविजन है लेकिन स्टेट को बोलता है कि स्टेट को वेलफेयर सपोर्ट देना चाहिए लोगों को। अब पीएम आवास योजना के बारे में की फैक्ट्स पढ़ते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है फॉर पुअर हाउस होल्ड्स बोथ अर्बन और रूरल एरियाज़ में, और इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन है। इसके दो कंपोनेंट है, पीएम आवास योजना अर्बन और पीएम आवास योजना ग्रामीण। तो पीएम आवास योजना अर्बन है, कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ग्रामीण वाला देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे टू बी कंडक्टेड ऑन 1.9 करोड़ लैंड पार्सल्स इन बिहार। तो बिहार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है डिजिटल क्रॉप सर्वे खरीफ सीजन 2025-26 के लिए ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में। ये 1.9 करोड़ लैंड पार्सल्स को अप्रॉक्सीमेटली रिकॉर्ड करेगा उनकी डिटेल्स। इससे क्या होगा? बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल स्कीम्स। अब की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग होगी मोबाइल एप्लीकेशंस और डिजिटल टूल्स के थ्रू।
इम्प्रूव्ड सब्सिडी डिलीवरी होगी सीड्स, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चरल इनपुट्स की। अब इसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो NAFED इन्वॉल्व है। NAFED का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और बिस्कोबॉन, दैट इज़ बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन। तो बिहार का, इसलिए बिहार का कोऑपरेटिव यूनियन एसोसिएटेड है, और NAFED क्योंकि वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। अब इसमें लीगल प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन, आर्टिकल 48 के अंदर क्या है, एनकरेज करता है स्टेट को टू अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड्स इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 7 शेड्यूल की बात करें तो स्टेट लिस्ट एंट्री 14 में प्लेसेस एग्रीकल्चर अंडर द स्टेट जुरिस्डिक्शन। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप्स टिपिकली सोन इन जून टू जुलाई विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि ये क्रॉप्स थ्राइव करती है वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में। मेजर खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है, राइस, मेज, कॉटन, बाजरा, सोयाबीन और शुगर के। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज एंडेंजर्ड लेपर्ड इज स्पॉटेड इन बांग्लादेश चिटगोंग हिल ट्रैक्ट। इसमें न्यूज़ क्या है, रेयर लेपर्ड साइटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई है, कंफर्म किया गया चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स में बांग्लादेश के, कैमरा ट्रैप इमेजेस के हिसाब से, और ये बॉर्डर पे है इंडिया म्यांमार के। तो ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ मूवमेंट की बात होगी यहाँ पे। अब की हाईलाइट्स क्या है, वेरीफाइड प्रेजेंस। तो क्रिएटिव कंजर्वेशन अलायंस जो बांग्लादेश में, उसने डॉक्यूमेंट किया और वेरीफाई किया कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी से। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि जो चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स है जो साउथ ईस्ट बांग्लादेश में है, ये त्रिपुरा और मिजोरम के पास है। अब अदर फौना की बात करें तो बांग्लादेश में रॉयल बंगाल टाइगर्स भी हैं, मेनली सुंदरबंस। ठीक है, अब लीगल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 48A में बोला गया है, डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर 51A क्लॉज G में फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो IUCN स्टेटस लेपर्ड्स का क्या है, वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से। पॉपुलेशन प्रेशर की बात करें तो डिस्पाइट अ डेंस ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीडिंग 170 मिलियन इन साउथ एशिया, लेपर्ड्स आर ऑन डिक्लाइन। तो लेपर्ड्स धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहे हैं। और जो क्रिएटिव कंजर्वेशन अलायंस अभी हमने पढ़ा बांग्लादेश का है, वो साइंस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली बांग्लादेश में वर्क करता है और इंडिजीनियस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है वो। अब नेक्स्ट टॉपिक है MSMEs पावरिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक राइज। तो इंडिया का जो MSME सेक्टर है वो क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक ग्रोथ में, फॉस्टरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एनहांसिंग कंट्रीज ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन। तो ये कंट्रीब्यूशन करता है GDP में, एक्सपोर्ट में, एम्प्लॉयमेंट में एंड हेल्पिंग इन द विजन ऑफ अचीविंग द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब की हाइलाइट्स की बात करें तो 2024 डाटा के हिसाब से इंडिया के पास मोर देन 6.3 करोड़ MSME है एज रिपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME, और ये 30% टू GDP कंट्रीब्यूट करता है, 50% टू टोटल एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करता है एंड 35% टू मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। 12 करोड़ इंडिविजुअल्स को ये जॉब प्रोवाइड करता है। अब MSME और गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे हम, तो स्कीम्स लाइक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड द क्रेडिट गारंटी फंड आर प्रमोटिंग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन। तो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, वो क्रेडिट गारंटी फंड भी प्रोवाइड कर रहा है और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन। अब उद्यम पोर्टल और चैंपियंस पोर्टल है जो स्ट्रीमलाइन कर रहा है प्रोसेसेस को फॉर MSME रजिस्ट्रेशन एंड क्रेडिट फैसिलिटेशन। ठीक है, अब इसमें हम लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो 19(1) क्लॉज G, तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कंडक्ट एनी ट्रेड और बिजनेस। तो प्रोफेशन का राइट टू प्रोफेशन है इसमें। आर्टिकल 43 की बात करें तो ये एनकरेज करता है प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। की फैक्ट्स की बात करें तो MSME को हमने कल भी देखा था कि इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो माइक्रो किनको बोलेंगे, जो 1 करोड़ से कम जिनका इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। स्मॉल बोलेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। मीडियम बोलेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है। फिर इंटरनेशनल MSME डे सेलिब्रेट किया जाता है 27 जून को बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन अप्रैल 2017। ठीक है, डेजिग्नेट किया गया कि जून 27 विल बी इंटरनेशनल MSME डे। अब एडिशनल डिमांड बिहाइंड डिले इन जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन में डिले हो रहा है, उससे एसोसिएटेड अपनी यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ बोला है, उसको हम देखेंगे। तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल है साइटेड राइजिंग डिमांड एंड इनसफिशिएंट ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी। तो उन्होंने बोला है कि पानी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कम है, जिससे कि डिले हो रहा है जल जीवन मिशन में। इनिशियली हमको ये इसका टारगेट था 2024 और जो एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 के लिए। इस स्कीम के की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे हमको वाटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फंक्शनल टैप वाटर प्रोवाइड करना था।
ये सेकेंड वाला पॉइंट में लिखा है, फंक्शनल टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। अब इससे एसोसिएटेड लीगल प्रोविजंस कौन कौन से हैं? आर्टिकल 21 में गारंटी करता है राइट टू लाइफ, और उसी में इंक्लूड है सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एज अफर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 47 की बात करें डीपीएसपी की, तो एनहांस करना है न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। फिर जल जीवन मिशन है, वो 15 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था। कब? 15 अगस्त 2019 को, जो प्रोवाइड करता है सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर अंडर द हर घर जल इनिशिएटिव। स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिफेंट सेंसस फेज 1 ओवर इन नॉर्थ ईस्ट, 3000 किलोमीटर रेलवे लाइन्स मैप्ड। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अंडर द कौन है इसके मिनिस्टर? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। तो उन्होंने बोला है कि फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है सिंक्रोनाइज्ड एलिफेंट पॉपुलेशन सेंसस का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब ये अपडेट किसमें शेयर की गई? 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग में, जो देहरादून में हुई थी और जिसको करेंटली इट इज़ अंडर रिव्यू। इसके की हाइलाइट्स क्या है? एलिफेंट पॉपुलेशन की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एस्टिमेटेड टू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 16,500 एलिफेंट्स। ठीक है। प्रीवियस सेंसस में 2017 में इंडिया में पूरे 29,964 एलिफेंट्स थे, और स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के हिसाब से इनकम्प्लीट था नॉर्थ ईस्ट का डाटा। अब रेलवे लाइन की मैपिंग हुई है, जिसमें बोला गया है 2019 से 23-24 के बीच में 23,748 एलिफेंट डेथ्स हुई है, मेनली ड्यू टू ट्रेन कोलिजन्स, एज अ पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री। ठीक है। अब इसमें हमको देखना है लीगल प्रोविजंस। तो लीगल प्रोविजंस की बात की जाए तो आर्टिकल 48 क्लॉज ए है, जिसमें बोला गया है स्टेट ऑब्लिगेट करता है स्टेट को टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी में बोला गया है फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। अब की फैक्ट्स की बात की, प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो 1992 में लॉन्च किया गया था, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो एलिफेंट कंजर्वेशन पे एम्ड है। सेकेंड है स्टीयरिंग कमेटी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, जिसमें भी एलिफेंट को एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस दिया गया है। और नेक्स्ट है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये स्टैट्यूटरी बोर्ड है जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और एनवायरमेंट मिनिस्टर्स के वाइस चेयरमैन होते हैं। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनी थी, जो जिसका अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। ठीक है। अब हम आते हैं आज के न्यूज़पेपर में जो मेन से रिलेटेड टॉपिक थे। तो फर्स्ट टॉपिक था फैथमिंग अमेरिकाज प्लान टू मैनेज एआई प्रोलिफरेशन। तो अमेरिका का क्या प्लान है कि कैसे वो एआई को प्रोलिफर कर रहा है? तो न्यूज़ में बोला गया है यूएस गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क विच इम्पोज्ड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन एआई चिप्स एंड मॉडल वेट्स। तो क्या ये एक टेक्टिकल एडजस्टमेंट है? एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट नहीं है, ये एक टेक्टिकल एडजस्टमेंट भी है। तो अब इसके की हाइलाइट्स क्या है? बैकग्राउंड एंड फ्लॉज इन एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क। तो इंट्रोड्यूस किया गया था ये फाइनल फेज ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम। और सेकंड है कि ये इम्पोज करता है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। कौन से नेशंस के ऊपर? या आप समझ सकते हो किसके ऊपर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लाएगा? जो उसके अगेंस्ट में रहते हैं जनरली, तो चाइना और रशिया के लिए, वाइल ऑफरिंग प्रेफरेंशियल एक्सेस टू ट्रस्टेड एलाइज, और ट्रस्टेड एलाइज को प्रेफरेंशियल एक्सेस देगा। दिस पॉलिसी वॉज ग्राउंडेड इन द बिलीफ दैट मोर कंप्यूटेशनल पावर लीड्स टू सुपीरियर एआई। तो हमको धीरे धीरे सुपीरियर एआई डेवलप करना है और टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस लाना है। फिर काउंटर प्रोडक्टिव इम्पैक्ट्स एंड ग्लोबल रिएक्शंस की बात की जाए तो इसमें क्या है? जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये ट्रिगर करते हैं जियोपॉलिटिकल बैकलैश। कौन सा? जियोपॉलिटिकल बैकलैश, प्रॉम्प्टिंग एडवर्सरीज लाइक चाइना टू डेवलप अल्टरनेटिव सच एज डीप सीक R1। तो अल्टरनेटिव्स डेवलप करते हैं डीप सीक R1 के जैसे, विच ऑपरेट्स ऑन फार लेस कंप्यूटेशनल पावर। Even US allies begin diversifying their tech bases to avoid overdependence, resulting in reduced trust and cooperation. Given AI's inherently civilian transnational nature, efforts to geographically contain its development proved unrealistic and self-limiting. अब इसके बाद हम आते हैं रिसेशन एंड कंटिन्यूड कंट्रोल्स के बारे में। तो जो रिवोकेशन था, रिवोकेशन ऑफ ट्रम्प एरा एक्सपोर्ट रूल्स हैज़ प्रोवाइडेड रिलीफ टू नेशंस लाइक इंडिया। लेकिन अभी भी यूएस सीक्स टू रेस्ट्रिक्ट एआई एक्सेस। अब कौन कौन से कंट्रोल्स वो ला रहा है? ऑन चिप ट्रैकिंग ऑफ एआई प्रोसेसर्स। ठीक है। फिर हार्डवेयर लेवल यूजेस रेस्ट्रिक्शन की, ये वाला हार्डवेयर यूज़ कर सकते हो, ये वाला नहीं कर सकते। फिर लेजिस्लेटिव मेजर्स ला रहा है टू प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ यूएस टेक्नोलॉजी टू एम्बार्गोड कंट्रीज़, कि उस कंट्री में डाइवर्जन ना हो। फिर एमर्जिंग कंसर्न्स और पॉलिसी ओरिएंटेशन की बात की जाए तो इश्यूज़ ऑफ डाटा ओनरशिप है, प्राइवेसी है, एआई सर्विलियंस का दिक्कत है। फिर फ्यूचर टेक बैरियर्स में इनएडवर्टेंटली अफेक्ट लेजिटिमेट सिविलियन एप्लीकेशंस एंड एंडोर ग्लोबल ट्रस्ट एंड इरोड ग्लोबल ट्रस्ट।
फिर स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी एंड ऑटोनॉमी रिस्क्स हैं, और यूएस की एआई नॉन प्रोलिफरेशन स्ट्रैटेजी में रिकैलिब्रेशन इंडिकेट होता है, जो एक रिट्रीट है, जस्ट नॉट अ रिट्रीट बट रोल बैक भी है। ठीक है, अब इसमें आते हैं वे फॉरवर्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अर्जेंट नीड है ग्लोबल नॉर्म्स की ऑन एआई गवर्नेंस टू इंश्योर बैलेंस्ड इनोवेशन विदाउट डीपनिंग स्ट्रैटेजिक राइवलरीज। इसमें इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन डोमेस्टिक एआई कैपेबिलिटीज, जिसमें हमको आगे जाके दिक्कत ना हो। डीमिलिटराइजिंग एआई पॉलिसी की बात हो रही है, जो सिविलियन लेड इनोवेशन पे बेस्ड हो, और बिल्डिंग ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव एंड कोऑपरेटिव टेक फ्रेमवर्क्स की बात हुई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एशिया ऑन द बॉयल। तो अभी एक न्यू रिपोर्ट आई है क्लाइमेट से रिलेटेड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें बोला गया है कि एशिया इज़ हीटिंग एट नियरली ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज। तो जो ग्लोबल एवरेज हीटिंग है उससे ट्वाइस रेट पे एशिया में गर्मी पड़ रही है। तो ये क्लाइमेट वल्नरेबल कॉन्टिनेंट है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे इंटेंस हीट वेव्स है, फ्लड्स है, सी लेवल राइज है, और ये एक चैलेंज है पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट्स के लिए। इसमें की हाईलाइट्स की बात की जाए तो ये वार्मिंग ट्रेंड और साइंटिफिक डाटा की बात करें अपन, तो ओवर द लास्ट डिकेड एशियाज लैंड सर्फेस टेम्परेचर हैज इंक्रीज बाय 0.24% पर डिकेड, नियरली डबल द ग्लोबल रेट ऑफ 0.13%। इंडिया और पैसिफिक ओशन के सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्ड हाई हो गए हैं पिछले सालों में। एशिया का बहुत बड़ा लैंड मास है और वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल एक्सट्रीम हीटिंग के लिए, जो क्योंकि लैंड ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है ओशियन से हीट। अब इम्पैक्ट क्या है वल्नरेबल रीजन्स और सेक्टर्स में, तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में क्लाइमेट डिजास्टर्स आ रहे हैं, जैसे सी लेवल राइज, फ्लड, टाइफून, लैंडस्लाइड। हीट वेव्स और फ्लडिंग हो रही है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया। इंडिया की बात की जाए तो वायनाड इन केरला, जहाँ पे डेडली लैंडस्लाइड्स भी हुई थी। फिर एग्रीकल्चर आउटपुट काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी हो रही है। राइस प्रोड्यूसिंग बेल्ट है जो एशिया का, वो वहाँ पे सैलिनिटी आ गई है बहुत ज़्यादा, ड्रॉट हो गया है, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया है, जिससे फूड स्टेबिलिटी थ्रेटन हो रही है। लेबर इंटेंसिव इकोनॉमीज हाईली एक्सपोज हो गई हैं, जहाँ पे हीट और कोल्ड स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब ब्रॉडर क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, डिस्पाइट मिटिगेशन पॉलिसीज़ अर्जेंट अडेप्टेशन मेजर्स की ज़रूरत है। अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स आर कॉजिंग कंपाउंड क्लाइमेट इवेंट्स। रैपिड अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इन सब इश्यूज़ के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स मस्ट फोकस ऑन रेजिलियंस बिल्डिंग थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो पॉलिसी मेकर्स रेजिलियंट बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे। ये प्रमोट होगा इससे कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन एंड इन्वेस्ट इन साइंटिफिक मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। अब इसमें ना हम कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते थे, जैसे जो हमारे ग्लोबल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं ना, हम उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर हम ग्रीन जीडीपी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम NAPCC जो पॉलिसी हमारी उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, UNFCCC का नाम लिख सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स देंगे तो आंसर और ज़्यादा एनरिच होता है। फिर थर्ड वाला पॉइंट है फॉस्टर रीजनल कोऑपरेशन। तो रीजनल कोऑपरेशन में आप UNFCCC का अलग अलग डायमेंशन से एग्जाम्पल दे सकते हैं। इससे क्या होगा, ट्रांस बाउंड्री क्लाइमेट रिस्क इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाएंगे। जो क्लाइमेट ट्रेडिंग सिस्टम है ना, ट्रेडिंग वो भी लिख सकते हो, ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग वगैरह। फिर एनहांस कैपेसिटीज़ इन क्लाइमेट रिसर्च एंड स्ट्रेंथन मैकेनिज्म्स फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड फूड सप्लाई स्टेबिलिटी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो डिजास्टर रिस्पॉन्स वगैरह के लिए हमने देखा ना, जैसे उड़ीसा मॉडल अपना फेमस है। ठीक है, तो ये सब मॉडल्स पे आप ऐसे मतलब जब आप ये सब टॉपिक पढ़ते हो ना, तो ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करो, इस टॉपिक से रिलेटेड हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है, तो ये सब आप बार बार सेंडाई फ्रेमवर्क, क्योंकि जब इसकी बात हुई है तो सेंडाई फ्रेमवर्क की तो बात होगी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आई होप ये समझ आया होगा, मेंस के दोनों टॉपिक समझ आए होंगे और प्रीलिम्स का जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, जो भी 7 टॉपिक हमने पढ़े हैं आज, वो समझ आया होगा। अब अपन शाम को मिलते हैं, जहाँ पे हम आज के 5 प्रीलिम्स के क्वेश्चन करेंगे और 2 मेंस के क्वेश्चन करेंगे अच्छे से एनालिटिकल वे में। और उसमें किस तरीके से हम अभी 3 दिन से जैसे देख रहे हैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाले पार्ट में, हम वैसे ही मेंस के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो आप सभी का अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।